हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल फॉर द पार्ट 4, जहाँ के हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हमारा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस कैसे होता है। बिफोर दैट आपको मैं बताया था कल, ये जो लास्ट में मैं बताया था कि कैसे हमारा थोड़ा सी चैम्बर उसके कवर होता है, डॉर्सली वेंट्रली चेस्ट कवर होता है, डॉर्सली वर्टिब्री होता है और लेटरली हमारा रिब्स होता है एंड नीचे हमारा डायफ्राम होता है। बस तुमको पिक्चर नहीं दिखा पाया था, तो या मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, ये वेंट्रली मतलब चेस्ट के साइड में, ये देखो तुम्हारा स्टर्नम है, ये तुम्हारा स्टर्नम है, ठीक है। देन ये तुम्हारा वर्टिब्री है, तुम नज़र आ रहा होगा वर्टिब्री। ये वेंट्रली स्टर्नम है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरली ये सब लेटरल साइड वाले में, साइड वाले देखो रिब्स में कवर हुआ है, ठीक है। रिब बोन्स साइड वाइज और लेटरली बोलते हैं इसको। रिब बोन्स एंड लोअर साइड में यहाँ पे डायफ्राम है हमारा, एंड ये डायफ्राम इज यूनिक फॉर मैमल्स, यूनिक फॉर मैमल्स, ठीक है। देन हम आज शुरू कर रहे हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। पहले आपको समझा दूंगा, फिर हम इनसे रीडिंग करेंगे। पहले देखो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द, अगर ये पिक्चर तुम समझ में गए ना, दिस एक्सपेरिमेंट अगर तुम समझ में गए, देन मैं पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एट फर्स्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह में वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है, हाँ, और ये भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वो तुम बॉयल्स लॉ में पढ़े होगे, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन उस पर्टिकुलर जगह में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। सो ये हम एक ट्यूब लिए हैं, ये एक जार है। यहाँ पे ये जो जार है, ये हमारा थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, और ये जो बैलून है यहाँ पे लगा है, ये होता है हमारा लंग्स, एंड ये जो ट्यूब लगा है, ये ट्यूब है ट्रैकिया एंड ब्रोंकियस, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टिंग पार्ट है। इस पिक्चर में और एक्चुअल हमारे में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है भाई, ये 8 चैम्बर नहीं है यहाँ पे, पर हमारा 8 चैम्बर है। जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बस इसके अंदर ही होता है। यहाँ पे 8 चैम्बर हम बनाए हैं बाय यूजिंग कॉक, ठीक है। 8 चैम्बर होना चाहिए, क्योंकि ये जो नीचे और एक रबर लगा दिया गया है, ये क्या कर, ये हमारे डायफ्राम की तरह काम करता है। यहाँ पे मेंशन है शीथ डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम जब नीचे आता है, डायफ्राम हमारा नॉर्मली ऐसे रहता है, थोड़ी सी कैविटी ऐसे, हम पिक्चर आपको दिखाया अभी ऐसे, ठीक है। अगर डायफ्राम नीचे आया और रिब बोन से उसे ऊपर उठे, अगर यहाँ देखो ये शीथ हमारा जब खींचा गया तो क्या हुआ, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो नॉर्मली जो हमारे गैसेस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई अगर अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं हम किसी भी मेथड में यूज करके, तो बाहर का गैस अंदर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं बताओ, फिर से लिख के आपको बता देता हूँ। हमारा देखो, जहाँ पे प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये हम शीथ जब नीचे खींचे तो क्या हुआ, व्हेन डायफ्राम
स्पेलिंग गलत है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। कहाँ डिक्रीज हुआ, हमारे थोरैसिक कैविटी में। अगर थोरैसिक कैविटी में प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर का प्रेशर हाई है, सो गैसियस मूवमेंट कहाँ से होता है, गैस मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में होता है, ठीक है ना। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इनटेक ऑफ गैसेस हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दिया कि अंदर का, अभी तो मेन काम तो अभी समझ में आ गया कि अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा पहले हमें, देन ही बाहर का गैस अंदर आ सकता है, क्योंकि गैस मूवमेंट तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। बाहर का लाइक प्रेशर तुम चेंज नहीं कर सकते, हम बस अंदर का प्रेशर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा टास्क ये है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber. Otherwise we can also say that to decrease the pressure of thoracic chamber और thoracic cavity, कुछ भी, ठीक है। दिस इज आवर टास्क। सो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, अभी ये पिक्चर देखो, ये हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, तुम्हारा रिब बाहर आता है, मतलब थोड़ा बाहर आता है, रिब बाहर आया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम डोम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। रिब बाहर आने के लिए, रिब में हमारे दो टाइप के मसल पाए जाते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जो इंस्पिरेशन में जब हम हवा अंदर से लेते हैं, अंदर लेते हैं, ये देखो, ये पिक्चर हम देख लियो, ये हमारे रिब के मसल लेयर से, ये जो अंदर वाला मसल है इसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है, और ये बाहर वाला जो मसल है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करना पड़ेगा, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। भाई नॉर्मल इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम में आता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देन क्या होता है इंस्पिरेशन में, रिब अपवर्ड मूवमेंट, रिब अपवर्ड मूवमेंट होता है। देन वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। देन प्रेशर भी डिक्रीज होता है,
तो दैट इज वाई ये सब प्रोसेस होता है, इसीलिए तुम्हारा गैस अंदर आता है। दैट इज वाई इनटेक ऑफ गैसेस अकर्स। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अभी तुम्हारा बाइसेप कर्ल करते हो जब जिम में, नहीं करते हो तो ठीक है, पर पता होना चाहिए। बाइसेप कर्ल डंबल लेके हाथ में उठाते हैं तो क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल को भाई तुम रिलैक्स करोगे तो एनर्जी स्पेंड होता है, या मसल कंट्रैक्शन करोगे तो एनर्जी स्पेंड होता है। मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो ये है हमारा एक्टिव प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी कभी गलती मत करना, इंस्पिरेशन हमेशा एक्टिव प्रोसेस रहता है ना, एनर्जी रिक्वायर होता है। ठीक इसका उल्टा होगा हमारे एक्सपायरेशन में। ठीक है, ठीक इसका उल्टा का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है रिलैक्सेशन होगा। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ भी रिलैक्सेशन होगा। देन रिब अपवर्ड मूवमेंट होता है, यहाँ पे रिब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। देन यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट इज वाई गैस विल गो आउटसाइड। ये है नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी ये समझ गए तुम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन उसका कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अभी आता है फोर्सफुल। चला गया। फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये फोर्सफुल हो गया भाई, फोर्सफुल मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। कुछ भी चीज़ तुम फोर्सफुली कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी चाहिए। तो ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ चीज़ के लिए तुम्हारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे तुम्हारा आता है यूज ऑफ, यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन में तुम्हारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यूज होगा। कोस्टल मसल यूज होगा, प्लस एब्डोमिनल मसल का यूज होगा यहाँ सब में। ठीक है, इनका लाइक मैं मेंशन कर दूंगा, एक टेबल बना दूंगा जिसमें कि आपको, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं इसका एक टेबल बना के आपको शोकेस कर दूंगा कि कौन सा मसल किस टाइप पे लाइक उसका रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इन 5 केसेस, लाइक 4 केसेस, लाइक इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, देन हमारा एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, अभी इतना बना देता हूँ, देन एनसीईआरटी रीड करेंगे, देन कल मैं वो टेबल बना के ला दूंगा तुम्हारे लिए, वो बढ़िया होगा। ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 stages, inspiration during which atmospheric air is drawn in,
ठीक है, ये तो पता है तुम्हें। एक्सपीरेशन मतलब इन विच alveolar एयर इज रिलीज आउट, द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. आपको बोला था लंग्स का लेस होगा इंस्पिरेशन में, ठीक है। There is a negative pressure in lungs with respect to the atmospheric pressure. उसी को ही भाई लंग्स में लेस प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसी को ही हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। वही उसी को, उसमें लेस है तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। And similarly, expiration takes place when the interpulmonary pressure is intrapulmonary pressure is higher, ठीक है, ये important है, than the atmospheric pressure। आपको बोला था the diaphragm and specialized set of muscles, diaphragm and specialized set of external and intercostal muscles between the ribs help in the generation of such type of gradients। को पूरा प्रोसेस इधर बताया, ठीक है, कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और टेबल भी बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, कौन सा मसल किस स्टेज में क्या होता है। देन इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बोला था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा, लिखा हो, देखो, इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, which increase the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis। हाँ, this is very important। डायाफ्राम जो क्या करता है हमारे एंटेरियर से पोस्टीरियर एक्सिस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वो इंक्रीज करता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मतलब भाई लेंथ वाइज, मतलब ऊपर और नीचे से, अभी तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा फिर से याद आएगा। देखो ये देखो, डायफ्राम और नीचे आएगा तो कैसा स्पेस इंक्रीज होगा, ऐसा स्पेस इंक्रीज होगा, ये वाला स्पेस, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। देन the contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing the increase of the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो पता है डोर्सल वेंट्रल कौन सा चीज़ है, डोर्सल वेंट्रल, ठीक है, दो टाइप का एक्सिस होता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में हमारा, अरे हाँ, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में हमारा ये स्टर्नम, ये फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है। Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in anterior to posterior axis. Then the contraction of the external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum and increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume, ठीक है। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure, ये भाई ये सब मैं बताया हूँ तुम्हें, ठीक है, to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration।
देन यहाँ पे फिर से मेंशन है, तुम देख लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This lead to the increase of the intrapulmonary pressure. ये सब फैंसी वर्ड है। पल्मोनरी के अंदर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताओ? 760 mm या cm से कुछ होता है, mmHg मर्क्यूरी का, ठीक है। causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, abdominal muscles, ठीक है। On an average healthy human being, हाँ ये तो तुम्हें पता ही है, healthy human being, हेल्दी भाई 12 से 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ब्रीथ करता है, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर। This is also important, spirometer which helps the clinical assessment of the pulmonary functions. Spirometer एंड तुमको सबका वो जो मसल वसल का टेबल कल बना के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे पढ़ लेना, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी सजेशन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड भाई 1.5x में देखा करो सो दैट कि तुम्हारा टाइम वाइम बचे। लास्ट में बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था। 1.5x में देखा करो। नेक्स्ट वीडियो में वो टेबल बना के दूंगा, देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम उनके पॉजिटिव पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये सब पढ़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।